राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की ओटनेस के अंदर जमानू समझ लो तपती लुआ का मैं फिर तो स्वागत करो सुना जो के अंतर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता आप लोगों की 27 अप्रैल से एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू हैं। ठीक है, आज तारीख हो चुकी है 24 अप्रैल, दिन बचे आप लोगों के पास 2। आप ही लोग कंप्लीट पॉलिटी का भी 1 शॉट लगा चुके, एक ही शॉट के अंदर कंप्लीट पॉलिटी की रिवीजन कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर आप ही एक ही शॉट के अंदर कंप्लीट हिस्ट्री की रिवीजन कर देंगे। ठीक है, जिसका मैं एंशिएंट भी आ जाएगी, मिडवियल भी आ जाएगी, मॉडर्न भी आ जाएगी, तीनों डाल की हिस्ट्री आ जाएंगे भाई इसके अंदर। और फास्ट गति से आप ही रिवीजन करने का काम करेंगे ताकि आप ही है मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर है हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन मार ले। मोटे मोटे मैं आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा, अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा। एक बार के लिए पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देख जाना, आपकी फास्ट रिवीजन हो जाएगी। या तो जैसे आप पहले बुक से एक बार रिवीजन कर लो, फिर एक बार 2x पे करके कान में लीड लगा के आराम से इस पूरी वीडियो को देख लेना, नैया पार हो जाएगी भाई। स्टार्ट करें भाई, करो जी। इन पर्सनों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब्स टारगेट के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और सरकारी नौकरी से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले पर्सन से, आओ। 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा किस महिला संगठन की स्थापना की गई थी? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय महिला महासभा इसको ठोक के आते हैं, गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, महिला भारत संघ। भाई महिलाओं का भारत के अंदर जो संघ बना है, जो ग्रुप बना है, इसकी स्थापना करने का काम किसने कराया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा कराया था। सरोजिनी नायडू खास क्यों है, आओ इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो सरोजिनी नायडू है, इन्होंने 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करने का काम किया था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई, अधिवेशन की अध्यक्षता। और ये क्यों खास है? क्योंकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस चीज को खास बात है, यही चीज याद रखनी है आप लोगों को। क्या चीज याद रखनी है कि सरोजिनी नायडू क्या है? फर्स्ट इंडियन महिला, पहली भारतीय महिला थी जिसने क्या है कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और कहां पर कब करी थी? साल 1925 के अंदर करी थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन है, अगर नॉर्मल महिला पूछ ले फर्स्ट महिला, तो वो थी जी एनी बेसेंट 1916-17 के दौरान। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मल पूछ ले हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट, क्योंकि इसके अंदर ये विदेशी थी, अपना देश की नहीं थी एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर पहली भारतीय पूछ ले होगा तो उस केस के अंदर आप लोगों को क्या ठोकना है? उस केस के अंदर आपको सरोजिनी नायडू ठोकना है। इसको याद कैसे रखो? याद रखनी देखो सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी वो है तरकीब। अब जैसे क्या होता था, सरोज नाम की जो महिलाएं होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है भाई। मेरे अंदर बचपन से डर बना हुआ सरोज नाम की महिलाओं से, क्योंकि जब मैं 5वीं क्लास के अंदर था तो हमारे यहां पर एक मैडम होती थी सरोज नाम की, साइंस की मैडम। ठीक है, और वो मैडम इतनी खतरनाक थी, पता नहीं उसको मेरे से कोई जाननी दुश्मनी थी क्या था। जैसे मान लिया उसने साइंस का मतलब कि टेस्ट लिया, टेस्ट के अंदर सारी क्लास खड़ी होया कर दी, सारे डफर होया कर दे, हम A to Z सभी को खड़ा कर दे, सारे खड़े हो जाओ भाई। ठीक है, और पूरी क्लास का डंडे मारा कर दी, मेरा आंधी गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिया कर दी यार। वो थप्पड़ा के निशान आधी छुट्टी होया कर दी, रिसेस होया कर दी, 5वीं घंटी उसके आया कर दी। ठीक, उसका पाछा 20 मिनट की रिसेस होया कर दी, थप्पड़ा के निशान पूरी आधी छुट्टी ले घूमे जाता और गड़ी जाता, मिट दे गोरे नुक्के नु गड्ढे हो जाते। तो इसलिए भाई मैंने सरोज नाम था, बहुत डर लागा, बहुत खतरा लागा है। ठीक है, इस तरीके लो, यानी कि ऐसी जो सख्त महिला होगी ना, जो किसी का भी थप्पड़ दे जाए, उसी को तो हम लोग कांग्रेस की लीडरशिप सौंपेंगे। तो सरोजिनी नायडू पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये चीज है ना, पहली भारतीय महिला और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछ लेगा तो एनी बेसेंट, दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा इसी बात से अब कांग्रेस की बात चलने ही लग रही है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? साल 1885 के अंदर। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा क्या है कांग्रेस की आपकी स्थापना करी गई। इसको याद कैसे रखोगे? 1885 मतलब पिचकना। ठीक है भाई, कांग्रेस ने क्या है उस टाइम भारत की और जो राजनीति उसको पिचकाने का काम करे 85 के तहत। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो जो इसका फर्स्ट अधिवेशन था, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम किसने करा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने कराया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने एकमात्र कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो साल 1924 के अंदर क्या कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था। बेलगाम कहां पर है? ये कर्नाटक के अंदर जगह है बेलगाम। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम करा था गांधी जी ने। और गांधी जी ने मात्र सिर्फ कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जब से कांग्रेस बनी थी, और
और जब तक कांग्रेस चली तब तक, ठीक है। तो गांधी जी ने अध्यक्षता करी, ये एकमात्र याद रखना भाई, ठीक है। कैसे याद रखो भाई, गांधी जी के इस अधिवेशन के अंदर बेलगाम हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, बोला मैं अध्यक्ष बने रहा हूं, ठीक है, बकवासबाजी नहीं भाई, सिक्का में मेरा नाम चाला, नोटा मेरा नाम चाला, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, याद। कांग्रेस के बारे में इतने फैक्ट सभी साथियों के समझ में आए या नहीं? फास्ट रिवीजन हो गया आप लोगों की एक तरीके से। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में लौह युग के दौरान प्रारंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे तो मोहनजोदड़ो ठोक के आते हैं या हड़प्पा ठोक के आते हैं। पहली दृष्टि में अगर आप भी प्रश्न देखो, आप लोगों के दिमाग के अंदर भी यही आएगा, या तो मोहनजोदड़ो आएगा जी या हड़प्पा आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तब आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया कि इसके अंदर पूछा क्या गया है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूं कंसेप्ट इसके अंदर पूछा गया है, देखो, लोह युग। लोह युग का मतलब समझते हो? लोह युग का मतलब ऐसा युग जिसके अंदर लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ओके जी, तो लोहे का प्रयोग मोहनजोदड़ो के टाइम पर नहीं होता था, हड़प्पा के टाइम पर नहीं होता था, इनके टाइम पर कांस्य और तांबे का प्रयोग होता था, ठीक है। कांस्य युग बोलते हैं इसको, या फिर तांबे वाला युग बोलते हैं। ओके जी, लोह युग नहीं था। लोह युग आपका आया कौशांबी के समय पर भाई, ठीक है। तो जो कौशांबी नामक जो स्थल है, इसको क्या है, भारत के अंदर लोह युग की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, उस टाइम का मतलब कि इसको एज ए प्रूफ माना जाता है कि हाँ भाई कौशांबी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसको कैसे याद रखोगे? हम लोग कोसने लग रहे हैं कि ये लोहा आया तो आया क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को पता, कांसा और जो तांबा होता है सबसे बेस्ट धातुओं के अंदर आता है। अगर हम उनके अंदर खाना खाएं तो हमारी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी। तो हम लोग बोलते हैं लोहा आया क्यों, कांसा और तांबा ही रहना चाहिए था। हम लोग इसको कोसने लग रहे हैं, ठीक है भाई। कौशांबी जब आया था उस टाइम क्या था, आपका लोह युग चलने लग रहा था। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके बारे में एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, इनके बारे में क्या कुछ प्रश्न आता है हर साल। देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में आएगा और हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खोज कब करी गई? साल 1921 के अंदर, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। किसके द्वारा करी गई, ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा करी गई? इसी से अगले साल यानी साल 1922 के अंदर किसके द्वारा करी गई, ये आप लोगों से पूछेगा। तो आओ पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज, तो इसकी खोज करी गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज आपकी करी गई थी। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, सीधी सी बात है भाई, मोहन नाम के जितने भी भाई है ना, ठीक है, मोहन 1922 का अंदर भाई, मोहन नाम के जितने भाई, उनको क्या है, हम लोग क्या रखते हैं, दास बना के रखते हैं। बनाने से बनर्जी, ठीक है, दास का मतलब दास, रखने का मतलब राखल, ठीक है भाई। मोहन नाम के जितने भाई, उन सबको क्या हम लोग दास बना के रखते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हड़प्पा की खोज किसके द्वारा करी गई? तो इसकी खोज करी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखो, 1921 आप लोगों ने 21 से बन गया 1 आप लोगों ने मान लिया किसी से 1 मांगी कि आए 1 दे देना है, ठीक है, इतना मक्के है, वह धरती अड़का देगी, हड़प हड़प। हमने बोले इतनी भी दया को नहीं आंदी कि 1 तो दे दे दया, ठीक है, और क्या करोगी, हड़प 21। याद हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल। यानी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर क्या है, हड़प्पा की खोज करी गई थी। ओके जी, ये चीज हमारे दिमाग के अंदर घुस गई। दोनों कंसेप्ट याद रखना। आपसे हड़प्पा पूछ ले 1921, इसी से अगले साल 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या है, मृतकों का टीला भी बोला गया। एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा था, मृतकों का टीला किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। ओके जी। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब बड़े बड़े जो बाथरूम हैं वो कड़े पाए गए थे मोहनजोदड़ो के अंदर। विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब बड़े बड़े जो अनाज के भंडार थे, वो भी हमें कहां पर मिले हैं? वो भी हमें मोहनजोदड़ो के अंदर मिले। तो इस फैक्ट को भी याद रखना, ठीक है। ये याद हुआ नहीं? 1921 के अंदर दयाराम साहनी, सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है भाई। 1921 का मतलब क्या गया? 21। मान लिया आप किसी को बोलते हो प्लीज आए 21 दे दे, ठीक है, वह क्या बोला, हड़प। तब अरे 21 की तो दया कर दे, इतना तो सारा लगा दे, 21 की तो दया कर दे, हड़प 21 मांगता है, बदतमीज पट, ठीक है, याद रह जाएगा। जी बिल्कुल याद है। लोथल क्या था? लोथल आपका गुजरात के अंदर देखने में मिलता है। इसको कैसे? गुजरात थल, थल से बढ़ गया थन। थन आपको कब मिलता है? रात के समय मिलता है ठीक है भाई। तो गुजरात के अंदर हमको ये साइड देखने मिलती है लोथल वाली। लोथल के अंदर हमें क्या मिला था? डॉकयार्ड मिला था। क्या मिला था? डॉकयार्ड। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है डॉकयार्ड मतलब कि एक तरीके से बंदरगाह को बोलते हैं डॉकयार्ड। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलूं? चलो जी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न को मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। हम लोगों ने क्या पूछा? प्रथम अध्यक्ष,
ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर क्या ठोक के आते हैं तुम खुद बता दो। तुम अभी ठोको भी गए, तुम्हारे मन के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना चलने लग रहा है, ये गलत है, ठीक है। मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करें तो 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो इस टाइम इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन था भाई? आगा खान तृतीय। कौन था? आगा खान तृतीय क्या था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था। ओके जी, चीज हमारे सुना, इसको कैसे रखो? आजा खान साहब आजा, तेरे को अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के मैक्सिमम लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? खान लगाते हैं, ठीक है। आजा भाई खान साहब, तेरे को अध्यक्ष बनाएंगे, आजा, आ गया खान। ओके, इस तरीके से याद रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना तो भाई साल 1912-13 का मैं मुस्लिम लीग के अंदर शुमार होया था, उससे पहले तो इसके अंदर था ही नहीं, मुस्लिम लीग के अंदर ही नहीं था भाई, ये इसका पार्ट ही नहीं था, तो तुम लोग इसको कैसे ठोक सकते हो? ओके जी, अगला देखो। मोखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने पूर्व के उत्तरवर्ती गुप्तों को पराजित किया था? एक बार इससे पहले एक फैक्ट और देखो तुम। अब जैसे 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी, ओके जी, उसके बाद 1907 के अंदर क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये फैक्ट भी याद रखना। 7 का मतलब होगा 7, यानी कांग्रेस के लोगों ने आपसरी में साथ छोड़ दिया, यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है। कांग्रेस कितने भागों के अंदर बट गई? 2 पार्टों के अंदर बट गई। कौन कौन से 2 पार्ट बन गए हमारे पास? एक गरम दल बन गया जी, और एक आपका नरम दल बन गया। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, एक नरम दल बन गया, ठीक है। अब जो गरम दल था, गरम दल के अंदर 3 फेमस नेता थे जिनका नाम है लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल की तिकड़ी, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था कि लाल बाल पाल की तिकड़ी है वो कौन से दल के अंदर हमको देखने को मिलती थी? गरम दल, यानी गरम दल का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति जिनकी डिमांड ये थी भाई आजादी नु कौन मिला, आंदोलन करना था, आजादी मिलेगी, लठ बजाना था, ठीक है। इनका कंसेप्ट ये होता था, यानी लाल बाल पाल। लाल से बन गया लाला लाजपत राय, बाल से बन गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से बन गया, पाल से क्या बनेगा? बताओ बताओ, पाल से क्या बनेगा? ये 2 नाम मैंने बता दिया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल से बनाओ। तीनों के पूछे जाते नाम, बकायदा नाम तुमको पता होने चाहिए। ओके जी, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कांग्रेस का विभाजन रद्द कब हुआ, ठीक है। तो साल 1916 के अंदर आपका जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर क्या है? कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता आपसे एग्जाम के अंदर कि कांग्रेस का विभाजन रद्द कब हुआ? साल 1916 के अंदर कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसके अंदर क्या है? इस विभाजन को रद्द कर दिया गया, वापिस से कांग्रेस मिल गई थी। ओके जी, अब ये प्रश्न थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न आपको नया दिखेगा थोड़ा। मोखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने पूर्व के उत्तरवर्ती गुप्तों यानी लाट को पराजित किया था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आएगा। पहली चीज तो हम लोग बात करने लग रहे हैं मोखरी वंश की। भाई मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? किसने मोखरी वंश की स्थापना करी और क्या कुछ मामला था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। एक मिनट रुक जाओ। चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, तो मोखरी वंश की अगर हम लोग बात करें, मोखरी वंश का अगर सबसे पावरफुल शासक की बात करें हम लोग, मोखरी वंश का सबसे जो पावरफुल शासक था वो कौन था? तो ईशान वर्मन क्या था भाई? आपका मोखरी वंश का सबसे पावरफुल शासक था ईशान वर्मन। और ईशान वर्मन ने ही क्या है, जो इससे पहले जो गुप्त वंश का शासनकाल चले, आप लोग एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो गुप्त वंश के शासनकाल के बाद ही आपका मोखरी वंश का शासनकाल आया था। और इसने ही क्या, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसको पराजित करके है मोखरी वंश की स्थापना करने का काम कराया था, ठीक है। और इनका वंश शायद साल 2 साल ही चला था, उससे ज्यादा नहीं चला था, ठीक है। तो ईशान वर्मन, आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। इसको कैसे रखो? ईशान ने क्या है, ईशान ने अपना एक तरीके से एहसान कर दिया, ठीक है। को भारत के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या ईशान ने एहसान कर दिया, गुप्तों का जो शासनकाल चलने लग रहा था उससे आजादी दिलाकर। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके जी, आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न आता हमारे पास, भारतीय स्रोतों में शक पहलुओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसके अंदर आप लोग उलझोगे। अब मैक्सिमम बच्चों को ये तो जो पहली बार देखने लग रहे इस टाइप का प्रश्न तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे देखो एक ऐसे, क्योंकि तुम डीप तरीके से हिस्ट्री वगैरह पढ़ते ही नहीं, तुम देखते हो मोटे मोटे PYQ देख लिए, ठीक है, मोटी मोटी हिस्ट्री देख ली, उससे काम नहीं चलेगा मेरे भ्राता श्री। और ये SSC GD के अंदर आया 2025 के अंदर ये प्रश्न, यकीन नहीं होता तो खोल के देख लेना SSC GD 2025 का पेपर, ठीक है। अगर आप लोगों को पेपर क्लियर करना ना, एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए डीप तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, गहराई से हिस्ट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहने लग रहा आप लोग गहराई से हिस्ट्री मेरे पास से ही करो, आपको जिस टीचर का पसंद आए वहां से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर देखना कि आप जहां से भी करने लग रहे हो, वहां से करने के बाद आप मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करने लग रहे हो, उस मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन फंसने लग रहे हैं नहीं फंसने लग रहे, ठीक है। इस चीज को पक्का दिमाग के अंदर सेट कर लेना। अगर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं फंसने लग रहे तो अपना टीचर बदल लेना टाइम सर, ठीक है। तो पहलुओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि शक और पहलव जो वंश के लोग थे इनके लिए है, किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मलेच्छ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जो क्या है, मलेच्छ से बढ़िया भाई, ये तो हमारा क्या था भाई, एक तरीके मैल थे, मलेच्छ से बढ़िया मैल भाई, ये तो क्या थे शक, और पहलव ये तो क्या थे हमारे मैल होते थे भाई, मैल, मलेच्छ, तो इनको क्या मलेच्छ के नाम से जाना जाता था। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चलते हैं। और यवन के नाम से किसको जाना जाता था? यहूदियों को, जो भी यहूदी आपके भारत के अंदर आते थे उनको यवन के नाम से जाना था, तो इस फैक्ट को भी याद रखना। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, नवपाषाण और महापाषाण काल में संक्रमण के दौरान भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं पाई गई? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। जब आपका नवपाषाण काल शुरू हुआ, नवपाषाण का मतलब जब नए नए पत्थर आपके पाने शुरू हुए, जो मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री एक तरीके से, जब आपका नवपाषाण काल शुरू हुआ तो उसके दौरान भारत के किस भाग में लोह की वस्तुएं पाई गई? उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व, किस भाग के अंदर हमें लोह की वस्तुएं मिली थी नवपाषाण काल के दौरान? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ फटाफट से। वेरी गुड, इतने मुश्किल नहीं है भाई जितने तुम सोचने लग रहे हो, ठीक है। अगर प्रॉपर करोगे तो बात बढ़ जाएगी, ठीक है। मोटा मोटा पढ़ के जाओगे तो पेपर में पतन हो जाएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, सबका बिल्कुल करेक्ट है। सर जी नवपाषाण काल कौन से वर्ष? यार लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह का जो जन्म था उससे लगभग 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसको नवपाषाण या महापाषाण काल बोलते मेरे भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। तो जो लोह युग के जो प्रारंभिक लोह वस्तुएं मिली वो हमें कहां से मिली हैं? मेनली दक्षिण भारत के अंदर से मिली हैं। जितनी भी आज के दिन में भी अगर आप देखोगे ना, जितनी भी पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं, कोई भी ऐतिहासिक आप कुछ भी मान लो ऐतिहासिक, वो सारी चीजें हमें दक्षिण भारत से ही मिलती। पुराने आप मंदिर देखोगे, मंदिरों के ऊपर बढ़िया से बढ़िया चित्रकला देखोगे, सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? साउथ इंडिया से ही मिलती है। नॉर्थ इंडिया में तो सिर्फ गंदगी मिला है, नदियां की सीती कर रखी है, सब सारा सौदा नदियों के अंदर बहा दो, ठीक है। तो दक्षिण भारत याद रखना। आगे चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? प्रश्न देखने लग रहे हो, पार्थ फटने लग रही है ना? ये प्रश्न तो जी पहले कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन SSC GD के अंदर आया हुआ 2024 के अंदर पार्थ है? तो गोपथ ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ। अच्छा प्रश्न, और इसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी है। इसकी ट्रिक इसके प्रश्न से भी अच्छी मेरे भाई। जब मैं इसकी ट्रिक करूंगा तुम लोग बोलोगे वाह वाह गुरु वाह, मजा आ गया, ऐसे बोलोगे तुम। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, यस, अथर्व, बहुत बढ़िया भाई। अथर्व जिसका भी आया है वेरी गुड। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका सही ऑप्शन नंबर सी हमारा करेगा अथर्ववेद। इसको कैसे याद रखो? देखो गोपथ ब्राह्मण है भाई, गोपथ भाई, आप मान लिया आप ब्राह्मण हो, आपने बोल दिया गोपथ। गोपथ का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ से बन गया अथर्ववेद। अथर्ववेद किस ब्राह्मण से रिलेटेड है?
गोपत ब्राह्मण से। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब आता है हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या हमारा सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद क्या है आपका? सबसे प्राचीन वेद है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब ये जो ऋग्वेद है ना, इस ऋग्वेद के अंदर कौन सा ब्राह्मण की बात होती है? इसके अंदर ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण की बात होती है? ऐत्रेय। कैसे याद रखोगे? जो भी ऋषि होता है ना वो ऐतराता है, ठीक है। ऐतराऊंगा, ओह मैं तो ऋषि हूं, ऐतराऊंगा कि मेरा के श्राप दे दूं मैं किसी अलग, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद याद रखना। जैसे अभी ये प्रश्न पूछा गया ना प्रीवियस ईयर के अंदर 2024 के अंदर, उसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है। गोपत ब्राह्मण की बात होगी तो किससे होगा? अथर्ववेद। हम लोग ब्राह्मण से पूछे जी ब्राह्मण जिसका अर्थ क्या है, ठीक है। और अगर ऐतराय, ऐतराता कौन है? ऋषि है, वो ऐतराता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। यजुर्वेद का पूछ लेगा तो भाई शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ कैसे याद रखोगे भाई? यज्ञ से क्या है? 100% हवा शुद्ध होती है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की अगर हम लोग बात करें तो वो किससे बिलोंग करेगा? आपका यजुर्वेद से। कैसे याद रखोगे भाई? यज्ञ से क्या है आपका? 100% क्या है? हवा शुद्ध होने का काम करती है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। वेरी गुड। सामवेद के अगर हम लोग बात करें, सामवेद के अंदर क्या आता है? पंचविश, ठीक है। कौन सा ब्राह्मण है? पंचविश ब्राह्मण किसके अंदर आता है? सामवेद के अंदर पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखो सोमवार को किसका व्रत करते हो? भगवान शिव का। और भगवान शिव ने क्या है? विष पिया था। तो पंचविश ब्राह्मण से कौन बिलोंग करेगा? आपका सामवेद आपका बिलोंग करेगा। ओके जी, तो चारों ब्राह्मण तुम्हारे याद होने चाहिए। जैसे ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया गोपत, उसी टाइप से आपसे ऐतरेय ब्राह्मण पूछ सकता है, उसी टाइप से आपसे पंचविश ब्राह्मण पूछ सकता है, उसी टाइप से आपसे शतपित ब्राह्मण ही पूछ सकता है। तो आपके चारों याद होने चाहिए कौन सा किससे बिलोंग करता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ओके जी, आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर श्वेत पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये मैंने आपको पीवाईक्यू के अंदर भी करवाया था, ठीक है। देखो मेनली क्या सिस्टम था मैं आपको बताता हूं। गोलमेज सम्मेलन एक तो याद रखना, एक तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, एक सेकंड गोलमेज सम्मेलन, एक थर्ड गोलमेज सम्मेलन। पहला हुआ आपका साल 1929 के अंदर, दूसरा हुआ 1930 के अंदर, और थर्ड हुआ आपका 1931 के अंदर। याद कैसे रखेंगे जी? याद आप ऐसे रखो, जो भी है संख्या उससे आप लोग, रुको गलत तो नहीं कर दिया? गलत कर दिया। 1930 पहला है, रुको। पहला हुआ आपका 1930 के अंदर, दूसरा हुआ 1931 के अंदर, और तीसरा हुआ 1932 के अंदर। याद कैसे रखोगे? अभी मैं ट्रिक वो बताने लगा ना, मेरा ट्रिक तो मैंने याद कर रखा था। जैसे तीसरा है, तीसरे के अंदर 3 है, इससे 1 कम लिखेंगे यहाँ पर संख्या 2, ठीक है। दूसरे से 1 कम 1, 1 से 1 कम 0, ठीक है। तो यानी कि पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, ये हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ओके जी, हमको पता है, इसके ऊपर आप फालतू ज्ञान मत बांटिए। चलो कौन बताऊं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो कांग्रेस ने एकमात्र जो हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसके अंदर भाग लेने का काम किया था कांग्रेस ने। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में। इसके अलावा गांधी जी ने भी इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने का काम किया था 1931 के अंदर। ओके जी, चीज भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये गोलमेज सम्मेलन होते क्या थे? ऐसे एक गोलमेज लगा हुआ था, इसके इस तरफ 4 जने भारतीय बैठते थे और इस तरफ 4 जने मान लिया इंग्लैंड वाले बैठते थे। तो ये गोल गोल मेज होता था, इसी को गोलमेज सम्मेलन हम लोग बोलते थे। ओके जी। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्ट लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या है? एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्ट लेने का काम किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब ये श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर अंग्रेजों की भारतीयों के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद है अंग्रेजों ने क्या क्या डिसीजन लिया, ठीक है भाई। क्या क्या भारत के अंदर कानून होने चाहिए, हम किन किन लोगों को छोड़ेंगे, रिहाई देंगे, किन किन लोगों को हमने गिरफ्तार कराया था उनको हम लोग छोड़ने का काम करेंगे। तो वो सारा जो सिस्टम दिया गया था श्वेत पत्र के अंदर दिया गया था। जैसे ये गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ, उसी से अगले साल यानी साल 1933 के अंदर क्या है आपका श्वेत पत्र अंग्रेजों के द्वारा जारी कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और श्वेत पत्र के आधार पर ही क्या है आपका साल 1935 के अंदर भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम आप सभी को पता है, भारत सरकार अधिनियम क्या है? भारत का जो वर्तमान में जो अपना संविधान बना हुआ है ना, कानून की किताब बनी हुई है, उसके अंदर जो मैक्सिमम कानून है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। इसी भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या भारत के अंदर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। इसके अलावा जो हमारे पास हमारे देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट लगा लिया जिसको फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस कोर्ट की स्थापना भी क्या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही की गई थी। तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? पहली बात तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो साल 1942 के अंदर क्या भारत छोड़ो आंदोलन की आपकी शुरुआत हुई थी। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गए। और किस मतलब मीटिंग के अंदर है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बंबई अधिवेशन? आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, 1939 के अंदर यह अधिवेशन हुआ था। अब बताओ, 1939 के अंदर कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अंदर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो अब बता दो कौन से मतलब कि कौन सी जगह पर हुआ था यह अधिवेशन जिसके अंदर यह प्रस्ताव पारित किया गया? शाबाश, वेरी गुड। एग्जैक्ट डेट भाई 8 अगस्त है, 8 अगस्त। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 8 अगस्त 1942 को क्या भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्ट डेट पूछ लेता कई बार, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो इसकी कब आपकी जो बंबई अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है बंबई से बढ़िया बम्ब। भाई तो हम अंग्रेजों ऊपर बम्ब की डाल पड़ांगे, ठीक है, सीधा भारत छोड़ो, भारत छोड़ दो भाई, नहीं बम्ब के बम्ब पड़े। यानी बंबई अधिवेशन के अंदर 1939 के अंदर क्या भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रस्तावित हुआ। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ ले कि कलकत्ता अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था, तो जो आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव वो किसके अंदर पारित हुआ था? आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। इसको कैसे रखोगे? कल से आप ही क्या अंग्रेजों का असहयोग करना शुरू कर दें, यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आपका इसी से स्टार्ट हुआ था। ओके, असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? साल 1920 के अंदर हुई थी। ठीक है, भारतीयों ने क्या है अंग्रेजों का सहयोग देने से मना कर दिया था। ठीक है, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया, सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी काम करने बंद कर दिया, अंग्रेज सरकार बैकफुट पे आ चुकी थी, सारा सिस्टम सही चलने लग रहा था। फिर एक दिन 1922 की घटना, 1922 के अंदर चोरी चोरा नाम की जगह थी यूपी के अंदर, गोरखपुर के अंदर चोरी चोरा नाम की जगह, उधर भीड़ इतनी ज्यादा हवा हो रही थी उगर, उस भीड़ ने क्या है पुलिस स्टेशन फूंक दिया और उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे सारे के सारे जिंदा जल गए। इसकी वजह से गांधी जी हो गए आहत, गांधी जी डिप्रेशन में चले गए और उनके पास ये लाठी थी, ये लाठी मैं ले आया है जी। गांधी जी बोले, मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे इस चीज की बिल्कुल भी आस नहीं थी कि तुम लोग पुलिस वालों को जिंदा जला दोगे। हमारा आंदोलन अहिंसा की प्रकृति के ऊपर था, तुम लोगों ने हिंसा करके मेरा दिल दुखा दिया, दिल दुखा दिया। अब मैं महात्मा गांधी पूरे होशो आवाज में ये आंदोलन कैंसल करता हूं, मेरे भरे हुए मन से कैंसल करता हूं। तो ये घटना हुई थी बस साल 1922 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्या आपके गोरखपुर के अंदर चोरी चोरा कांड की वजह से क्या है आपका असहयोग आंदोलन आपका कैंसिल हो गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसनी भी चाहिए भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से पूछ रहे हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था आपका? साल 1929 के अंदर। और इसी अधिवेशन के अंदर क्या जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। एग्जाम के अंदर पूछा था पहली बार पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव हो गया मांग थी वो किसके द्वारा करी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और कौन से प्रस्ताव के अंदर करी गई थी, कौन से अधिवेशन के अंदर करी गई थी? 1929 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर ये आपका करी गई, लाहौर अधिवेशन के अंदर करी गई थी। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मोखरी मूलतः सामंत थे जिन्होंने बाद में किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? मोखरी अभी अभी हम लोगों ने बात करी जिन्होंने गुप्तों को हराने का काम किया था, तो इन्होंने किस क्षेत्र के अंदर अपना राज्य स्थापित किया था? पश्चिमी गंगा मैदान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पश्चिमी गंगा मैदान का मतलब समझते हो, जैसे ये गंगा नदी जाने लग रही है, ठीक, और गंगा नदी के जो पश्चिम का जो मैदान है, यानी हरियाणा साइड लगा लो, दिल्ली साइड लगा लो, तो उस एरिया के अंदर क्या इन्होंने अपना राज्य स्थापित करने का काम करा था मोखरी वंश के लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, फैक्ट भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ किसे माना जाता? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछेगा। वैकुंठ का मतलब क्या है? भगवान विष्णु का घर। ठीक है, भगवान विष्णु का क्या है? निवास स्थान, उसी को क्या बोला गया? उसी को वैकुंठ बोला गया विष्णु पुराण के अनुसार। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। सिंपल सा प्रश्न था, वन लाइनर टाइप था। ओके जी, आगे चलते हैं। अंतिम शुंग शासक की उसके मंत्री द्वारा हत्या किस शताब्दी के अंदर करी गई थी? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। अब इसके अंदर देखो, मैं आपको ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से एलिमिनेट करना सिखाऊं, ऑप्शन से कैसे काटोगे। देखो, तीसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसवी। यानी जहां पर दो ऑप्शन एक जैसे दिखे, पहली शताब्दी यानी
सीधी सी बात है, आंसर आपका 99.9% चांस होते हैं कि इसी के अंदर से आपको एक मिलेगा। एग्जामिनर जान करके आपको ईसापुर और ईसवी दे के कंफ्यूज करने का काम किया है। अब आप लोग बताओ भाई, अंतिम सुंग शासक की उसके मंत्री द्वारा हत्या किस शताब्दी के अंदर की गई? सुंग वंश का अंतिम शासक बताओ, ठीक है, और सुंग वंश कैसे खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा वंश आया, इसके बारे में बताओ भाई, कौन से साल में उसकी हत्या करी गई? अच्छा प्रश्न है। और ये देख लो तुम्हारे जीडी के प्रश्न है सारे, कदे कोई सा नु समझा है, ये तो घरता बना के ले रहा जानकर की मुश्किल प्रश्न जीडी के अंदर आए हुए हैं भाई। अपना हिसाब किताब देख लेना पेपर के अंदर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। देखो भाई, तो पहले तो हम लोग बात करते हैं सुंग वंश की भाई। सुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो पुष्य मित्र सुंग के द्वारा क्या है, पुष्य मित्र सुंग के द्वारा सुंग वंश की स्थापना आप लोगों की करी गई, सुंग के द्वारा, ठीक है। पुष्य मित्र सुंग के द्वारा क्या है, आपके सुंग वंश की स्थापना करी गई। ओके जी। और किसके द्वारा, किसके बाद आपका जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के खात्मे के बाद ही आपका सुंग वंश आया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जो कि रथ को सारे को भर के ले गया था सोने का, ठीक है। उसके बाद ही क्या सुंग वंश आपका आया था। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। सुंग वंश का अगर आप लोगों से अंतिम शासक पूछ ले तो अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था भाई? देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक था। और देवभूति की जो हत्या करी थी वो इसी का आपका मतलब कि सेनापति होया करता कणव, ठीक है। क्या नाम होया करता? कणव। कन्नव, कणव क्या होता था? इसका सेनापति होता था। और इसी जो सॉरी इसका मंत्री जो भी सेनापति है, मतलब एक तरीके मंत्री सेनापति एक की चीज है, ठीक है। यो इसका होया करता आपका सेनापति या मंत्री, जो भी आप लोग लगाना चाहो। तो इसी के द्वारा क्या है, इसकी हत्या करी गई थी भाई, ठीक है। और इसी ने इसकी हत्या करके किस वंश की स्थापना करी? इसके बाद फिर कणव वंश की स्थापना करी, ठीक है। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर करवा रखे अलग से, कणव वंश की स्थापना करी, ठीक है। इसका जो मंत्री है इसने इसकी हत्या कर दी थी देवभूति की। और इसकी हत्या के बाद ही क्या, कणव वंश की आप लोगों की स्थापना हुई। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर चीजें घुस गई। लेकिन ये वंश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला था, ठीक है। 2-3 साल तक इसका शासनकाल रहा था, उसके बाद फिर आपका अगला वंश आ गया था। ओके, बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं। और इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात है, ठीक है। पहली शताब्दी का मतलब समझ गया ना कि भाई 1 से लेकर 100 तक के साल, ठीक है, पहली शताब्दी के अंदर आते हैं। तो सॉरी, पहली मतलब कि 1 से नहीं, मतलब 0 से लेकर 100 तक के साल, ठीक है, पहली शताब्दी के अंदर आते हैं। ओके, तो इसी के दौरान क्या सारी घटना हुई थी। ओके जी, आगे चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी ने किया था? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसके पहली बात तो इनका कि लॉर्ड लार्ड ना लगाया करो, ये और एक ही में लगाया करो इनके। ओर्डिंग का क्या कुछ सिस्टम था मैं आप लोगों को बताता हूं। ओर्डिंग ने, जैसे आपको एक चीज बताता हूं, 1905 के अंदर क्या है, बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल के 2 पार्ट बना दिए, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। ओके जी, इसको याद कैसे रखोगे और किसके द्वारा विभाजन कराया गया? कर्जन के द्वारा विभाजन कराया गया। कर्जन उस टाइम वॉइस रॉय आया करता। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसको याद कैसे रखोगे? 1905 का मतलब होगा पंच। ऐसे पंच लगते ही क्या है, आपके मुंह के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और आप पंच मारते कब हो, आपके घर का विभाजन कब होगा, टुकड़े कब होंगे? जब आपके घर के ऊपर कर्जा चढ़ रहा होगा, तभी तो आपका घर 2 फाड़ के अंदर बटेगा। तो कर्जन के टाइम पर 1905 के अंदर क्या बंगाल का विभाजन हुआ। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया। अब जैसे ही मतलब लोग विद्रोह करने लगे, अलग अलग लोग इकट्ठे होने लगे, ना भाई ये तो गलत सिस्टम करा, क्या बंगाल का विभाजन कर दिया था हमने, एंड बैंड मतलब सिस्टम चला। फिर उसके बाद आया साल 1911, ठीक है। 1911 के अंदर और 1912 के अंदर, इस साल की बात है। इस साल क्या हुआ, ये जो ओर्डिंग था ये ऐसे बोला, मैं इंग्लैंड का महाराज है उसको इनवाइट करता हूं भारत के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस टाइम इंग्लैंड का महाराज था, ठीक है। इन्होंने 2 घोषणाएं करी। एक घोषणा तो ये नु बोले कि हम लोग बंगाल का विभाजन रद्द करते हैं, बंगाल का विभाजन रद्द करते हैं। दूसरी घोषणा करी कि भारत की राजधानी हम लोग कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करते हैं, कलकत्ता टू दिल्ली, अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ठीक है। ये इन्होंने 2 घोषणाएं करी।
और इन घोषणाओं को अप्रूव भी कर दिया। इसी घटना की वजह से इन चारों के अंदर से एक व्यक्ति तो था जिसका नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है, यह व्यक्ति आ गया गुस्से में, ये बोला भाई मेरे को यह चीज रास नहीं आने लग रही कि आप लोग भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने लगे रहे हो। तो इसने क्या था, जब ये हार्डिंग था, हार्डिंग अपना हाथी के ऊपर बैठा जाओ था, तो इसने गोली था फायर कर दिया, फायर कराया, एक बम फेंक दिया। उस बम फेंकने का मैं है जो इसका होर्डिंग का जो गनमैन था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी तो डेथ हो गई और होर्डिंग जुकर तुकर करके बच गया। ठीक है, उसका बादशाह रास बिहारी बोस बिहार था भाज गया, फरार हो गया, 2-3 साल पछाड़ दिखे उनकी थे, मतलब अंग्रेजा पकड़मा को नहीं आया, अपना बच गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, फैक्ट समझ में आया पूरा, आ गया जी। अगला आता हमारे पास NBPW, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा है। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पालिश्ड मृद भांड। मृद भांड का मतलब समझ गए, यानी मिट्टी के घड़े। क्या है NBPW की फुल फॉर्म, ये आप लोगों से पूछी गई, बताओ। अच्छा प्रश्न है, बताओ बताओ। NBPW फुल फॉर्म ही तो बतानी है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी साथियों का सही है। देखो है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। इसके अंदर उत्तर काले पालिश्ड मृद भांड, उत्तरी सॉरी नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर जो हमें पुराने पुराने मिट्टी के घड़े पाए थे, उन्हीं को हम लोग NBPW के नाम से जानते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों से किस प्रकार के मृद भांड जुड़े हुए हैं? ये भी अच्छा प्रश्न पूछ लिया। जो लौह युग की शुरुआत के अंदर जो लौह युग आया, उसके अंदर जो बस्तियां थी, उसके अंदर किस टाइप के मृद भांड थे, यानी मिट्टी के घड़े थे, बताओ। उसी टाइप का प्रश्न पूछ लिया जो अभी अभी करवाया, अभी तुमसे फुल फॉर्म पूछी थी, उसी टाइप का प्रश्न पूछ लिया। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रश्न नहीं आते मेरे भाई, मेरे को पता है ना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर ए आंसर बताने लगे। ए आंसर गलत है भाई। इसके अंदर आएगा चित्रित दूसर मृद भांड। ठीक है, इसका मतलब क्या, चित्रित का मतलब ऐसे मिट्टी के घड़े, मृद भांड का मतलब ऐसे मिट्टी के घड़े जिनके ऊपर है चित्र बने हुए थे। दूसर का मतलब दूर दूर तक उनके ऊपर काले काले रंग के चित्र बने हुए थे। ठीक है, तो ये हमें कहां से, लौह युग के अंदर से मिले चित्रित दूसर मृद भांड। ठीक है, करवा रखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, देख लेना आंख खोल के। अगला चलते हैं, राज तरंगिनी की रचना किसके द्वारा करेगी? राज तरंगिनी बताओ भाई। अमीर खुसरो, कल्हण बाण या अबुल फजल, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा किसकी रचना करी गई थी? अकबरनामा। ठीक है, सम्राट जो अकबर होया करता, ठीक है, शहनशाह अकबर, उस अकबर का अंदर जो दरबारी था एक, उसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। ओके जी, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं बाबरनामा है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? बताओ फटाफट से, किसके द्वारा लिखा गया? अब बताओ इसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा ये चीज लिखी गई है? अच्छा प्रश्न है, राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई? और टुच्चा प्रश्न भी है, लो लेवल का, इतना तो लंबा चौड़ा इसका सांग भी को नहीं, फिर भी नहीं आने लग रहा तुमको। वेरी गुड वेरी गुड। और राज तरंगिनी की अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म भी बताओ भाई। देखो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो अगर आपसे कोई राज तरंगिनी की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका मतलब होता है राजा की नदियां। ठीक है, राज तरंगिनी का मतलब ही क्या होता है? राजा की नदियां। राजा की कौन कौन सी नदियां हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राज तरंगिनी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि राज तरंगिनी की रचना किसके द्वारा करी गई थी, कल्हण के द्वारा क्या राज तरंगिनी की रचना करी गई थी। बाण से बन गया आप लोगों के पास बाण भट्ट। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि होता था भाई? राजा हर्षवर्धन होता था जो, ठीक है, उसका जो दरबारी कवि होता था 7वीं शताब्दी के अंदर, वो कौन होता था? आपका बाण भट्ट होया करता। बाण भट्ट के द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी, एक हर्षचरित, एक कादंबरी। ठीक है, एक हर्षचरित यानी राजा हर्षवर्धन का जो पूरा जीवन परिचय इसी के अंदर है, और एक आपका कादंबरी। 2 किताबें हैं बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है जी, राजा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के टाइम पर एक चीनी यात्री आया था। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था? बताओ फटाफट से। ठीक है, एक चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। कौन सा आया था? हवेन स्वांग।
कौन सा आया था? हवेन सांग चीनी यात्री है, किसके समय में भारत के अंदर आया था? आप लोगों के हर्षवर्धन के समय पर आया था। एक आपसे पूछेगा फायान, फायान चीनी यात्री ये किसके समय के अंदर भारत के अंदर आया था? ये भी आप लोगों को बताना कमेंट करके फटाफट से, ठीक है जी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ ले अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि होता था? कोई साथी बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखी गई थी किताब, उसका नाम था तुगलकनामा, ठीक है। और तुगलकनामा से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो तुगलक वंश का जो शासन होता था उस टाइम अमीर खुसरो है दरबारी कवि होता था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। आगे चलते अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने करी? देवबंद आंदोलन था क्या और इसकी शुरुआत किसने करी थी? कभी पढ़ा जी? नहीं पढ़ा, लेकिन एडीक्यूटी ने प्रश्न पूछा है। एडीक्यूटी का प्रश्न ये कभी आप हल्के में लो, ये ना सोचो भाई ये तो मास्टर करता है बना के लेके आ रहा है। एडीक्यूटी के अंदर ये प्रश्न आया है और इन प्रश्नों को भी तुम अगर कर जाओगे ना तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो। वेरी गुड। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जो है मोहम्मद कासिम नानोतवी, नानोतवी। इसके द्वारा क्या है, देवबंद आंदोलन आपका शुरू किया गया था। इस आंदोलन के द्वारा था क्या भाई? मेनली भाई ये एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, मुस्लिम समुदाय द्वारा, ठीक है। और इस आंदोलन का मतलब क्या था, कहां पर चला था ये आंदोलन मेनली यूपी है, यूपी के अंदर जो सहारनपुर है वहां पर यह आंदोलन मेनली चला था। और इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनके बीच में जो कुरान है, कुरान की शिक्षा दी जाए। कुरान क्या है, जैसे अपने यहाँ पर रामायण है, महाभारत, उसी टाइप से मुस्लिम समुदाय के अंदर क्या है, कुरान है, ये इनका पवित्र ग्रंथ है। जैसे अपना रामायण और महाभारत पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो कुरान की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और अंग्रेजों का विरोध करना, यही क्या था, देवबंद आंदोलन का मेन उद्देश्य था। और किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम नानोतवी, ठीक है। कैसे रखोगे, जो हमारे नाना की उम्र का व्यक्ति है वही आंदोलन को छेड़ता है, इस तरीके से, यानी कि मोहम्मद कासिम नानोतवी के द्वारा क्या ये आंदोलन शुरू कराया गया था। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, किस वेद में नृत्य और नर्तकों का उल्लेख मिलता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। आपसे पूछा जाता है कि किस वेद के अंदर है जादू टोणों का मतलब मिलता है? तो अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर देखो, आपको पता है जादू टोणों का क्या अर्थ होता है? हमको नहीं पता भाई। तो जादू टोना, ठीक है, इस चीज का अर्थ हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर हमें, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद क्या हमारा सबसे पुराना वेद है। ओके जी, यजुर्वेद के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? यज्ञ संबंधी जितनी भी कार्रवाई सारी की सारी हमें यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलती है। मंत्रों का उच्चारण, जितने भी मंत्रों भी हमें यजुर्वेद के अंदर। सामवेद के अंदर हमें क्या है? सामवेद के अंदर हमें ये जितने भी हमारे क्या है, नृत्य हो गए, नृत्य हो गए, ठीक है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है, यानी जो वाद्य यंत्र हो गए, इन सब के बारे में जो हमें वर्णन मिलता हो, किसके अंदर मिलता है? वाद्य यंत्र हो गए, नर्तक नर्तकी होगी, इन सब का वर्णन हमें किसके अंदर? सामवेद के अंदर मिलता है। ओके जी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बेसिन की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। बेसिन की संधि बताओ। अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान इनके बीच में आपकी बेसिन की संधि हुई थी। अब मेरे को साल बता दो फटाफट से, किस वर्ष हुई थी? हाँ, 42 मिनट की क्लास होगी लगभग, समझ लो 1.5 घंटा लग चलेगी, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लग तो चलेगी भाई। अरे आज तार बहुत बार करा रखे बेसिन की संधि। चलो मैं बताता हूं भाई। साल 1802 के अंदर क्या है आप लोगों का, मतलब कि बेसिन की संधि हुई थी भाई, ठीक है। किसकी संधि हुई थी? बेसिन की संधि साल 1802 के अंदर हुई थी। ओके जी, अगर हम लोग बात करें साल 1824 के अंदर क्या होता है? प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों और जो बर्मा जो देश है उनके बीच में युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। कैसे याद रखो? पहली बारी में आंगली चुभती है भाई बर्मे की तरह, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। 1835 के अंदर मेकाले याद होगा, जिसने भारत के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार कराया है। मेकाले का मिनट सिद्धांत यह आया 1835 के अंदर। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आपसे पूछा जाएगा वुड्स डिस्पैच, ये किससे बिलोंग करता है? वुड्स डिस्पैच
ये भी आपका शिक्षा से बिलोंग करता है, वुड्स डिस्पैच। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नए नियम किस पिटक में वर्णित है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। किस पिटक के अंदर? त्रिपिटक सुना होगा। बौद्ध धर्म के अंदर हमारे पास क्या है? त्रिपिटक है। तो उन त्रिपिटकों में से किस पिटक के अंदर है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ठीक है, नियम बनाए गए? उस पिटक का नाम बताना आप लोगों को, बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, उलझोगे। बहुत बढ़िया। शाबाश। देखो भाई, देखो मैं आपको बताता हूं, जो बौद्ध धर्म के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध, ठीक है, जिसको हम लोग पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ओके जी, किस मतलब कि उससे बिलोंग करते थे? ये किस गण से बिलोंग करते थे? तो ये आपके शाक्य गण से बिलोंग करते थे, शाक्य गण से, ठीक है। इनके बेटे का क्या नाम था? राहुल इनके बेटे का नाम था। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा पत्नी का नाम था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन से पिटक के अंदर है हमारे पास बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है, तो टोटल बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक है, जिसको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक, वो 3 पिटक हैं कौन कौन से? एक का नाम तो है अभिधम पिटक, एक का नाम है सुत्त पिटक और एक का नाम है विनय पिटक। ये 3 पिटक हमें बौद्ध धर्म के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आया। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जो आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है, ये आपके विनय पिटक के अंदर है। विनय का मतलब भाई आप जब भी भिक्षा लेने लग रहे हो तो आपको अपना स्वभाव कैसा रखना है? विनय रखना है, यानी सॉफ्ट रखना है। ओके जी, अगर हम लोग बात करें सूत पिटक, इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर महात्मा बुद्ध के जो भाषण है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है वो सारे किसके अंदर है? सूत पिटक के अंदर है, ठीक है। अभिधम पिटक है, इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है? तो अभिधम पिटक के अंदर क्या है? रुको गलत तो नहीं बता दिया। अभिधम के अंदर बुद्ध के प्रवचन है, सॉरी, महात्मा बुद्ध के जो प्रवचन है वो किसके अंदर? अभिधम के अंदर है, बुद्ध के प्रवचन। सूत के अंदर नहीं है, बुद्ध के प्रवचन। तो सूत के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? जो सूत पिटक है, सूत पिटक के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है, जो बौद्ध धर्म के उपदेश है, वो सारे हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, ठीक है, ये हमें इसके अंदर देखना है। तो 3 पिटक आपको देखना है। तीनों पिटक कौन कौन से? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। गुजरात में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल अपने गोदी यानी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध? अभी तो पढ़ा था, लोथल क्या है? आपका डॉकयार्ड के लिए फेमस है, ठीक है। बनावली कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के अंदर देखने को, हरियाणा के अंदर भी फतेहाबाद के अंदर में आपको क्या नाम है? बनावली देखने को मिलता है। राखी गढ़ी, ये आपका, ये भी हरियाणा के अंदर, आंसी जिला जो भी नया बन चुका है उसके अंदर हमको देखने मिलता है। पहले हिसार के अंदर था, आंसी के अंदर आ गया है, ठीक है। ओके जी, कालीबंगा कहां पर होगा बताओ। आगे चलते हैं। हमारे पास निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन आया करता? चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसने किसकी सहायता से? इसका प्रधानमंत्री होता था आपका चाणक्य, ठीक है। चाणक्य की सहायता से क्या है? इसने आपके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद क्या, इसने जो आपका ये होया करता सिकंदर का सेनापति होया करता सेल्यूकस निकेटर, उसी सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी बेटी थी एलेना, उससे इन्होंने शादी करने का काम कराया था। यानी इसकी बेटी एलेना से शादी करी, बेटी हेलेना से शादी करी। एलेना किसकी बेटी थी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी? मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो कौन था? भरीदरथ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगर हम लोग अशोक की बात करें तो अशोक के टाइम पर कौन सा? कलिंग युद्ध हुआ, और कलिंग युद्ध के बाद क्या अशोक ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, अशोक के गद्दी के ऊपर बैठने से कितने वर्षों बाद कलिंग युद्ध हुआ? फटाफट से कमेंट के अंदर आप लोगों को बताना है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं।
प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस शासक द्वारा लड़ा गया था? तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अशोक के द्वारा क्या आपका कलिंग युद्ध आपका लड़ा गया था। हर्षवर्धन की हम लोगों ने बात कर दी, किस वन से बिलोंग करता था? वर्धन वन से बिलोंग करता था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। ठीक है, हर्षवर्धन का एक भाई था, एक बेबे थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ। समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त क्या था? वीणा बजाने का शौकीन था। इसके क्या थे? हमें वीणा बजाते हुए जो सिक्के हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, किसके भाई? समुद्रगुप्त के। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से कौन सा संबंधित होगा? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा है। त्रिपिटक, वेद, आगम या उपनिषद? बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। जैन धर्म से कौन सा बिलोंग करता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, त्रिपिटक तो इसी का हो गया भाई। त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म का हो गया। त्रिपिटक तो वैसे ही को नहीं आवा है। ये तो सीधी सी मतलब कि समझदारी वाली बात है। इतना तो दिमाग खुद भी लगाओ। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? आगम। आगम किससे बिलोंग करता है? आगम बिलोंग करता है जी आपके जैन धर्म से। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? बताओ भाई। देखो, गुप्त वंश से रिलेटेड दो फैक्ट आप लोगों को याद रखने जो कि एग्जाम के अंदर पूछे। वैसे तो देखो भाई, मैं सही बताऊं तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। वैसे आप अगर आप बुकों को गहराई से पढ़ें, लेकिन श्रीगुप्त के टाइम पर गुप्त वंश इतना अच्छे से फैला नहीं था, तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इस गुप्त वंश से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता चंद्रगुप्त प्रथम, एक आता आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? ये प्रश्न आता है हर साल। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण करी थी उसका नाम बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी उसका नाम बताओ। दोनों आप लोगों से हर साल एग्जामिनर पूछता है, हर साल। ठीक है, ये दोनों समझ लो गुप्त वंश के रटाए रटाए प्रश्न है। बताओ। बताओ बताओ, प्याज बेचनिया भी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय वाला याद रखियो, मैंने इसे ट्रिक तो याद रखा है। द्वितीय ने जो धारण करी थी उसका नाम था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण करी थी उसका क्या नाम था? विक्रमादित्य। प्रथम ने जो धारण करी थी उसका नाम था महाराजा धीराज। हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी। तो द्वितीय के टाइम पर विक्रमादित्य, प्रथम के टाइम पर महाराजा धीराज की उपाधि। ओके जी। कुमारगुप्त प्रथम की बात होगी तो कुमारगुप्त के टाइम पर क्या है? बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर, उसकी स्थापना किसके टाइम पर हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पर क्या है? नालंदा जो यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना हुई थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। महरौली लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? बताओ। महरौली का जो लोह का स्तंभ है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनवाया गया? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। बताओ फटाफट से। महरौली लोह स्तंभ बताओ। वेरी गुड। चंद्रगुप्त द्वितीय, शाबाश, सबका बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या है आपका? महरौली लोह स्तंभ, जिनके द्वारा क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, इन्होंने क्या है? महरौली लोह स्तंभ की भी आपकी स्थापना करी थी भाई। ठीक है, कनिष्क के टाइम पर क्या है? चौथी बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। चारों बौद्ध संगीति आपके याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। चारों बौद्ध संगीति भाई। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई? किसके टाइम पर हुई? सेकंड किसके टाइम पर हुई? कहां हुई? थर्ड आपकी फोर्थ। ये तीनों की तीनों आप लोगों को बतानी है। पहली बौद्ध संगीति की अगर हम लोग बात करें, पहले नंबर पर कोई भी बौद्ध संगीति हुई किसके घर पर होगी? राजा के घर पर होगी। राजा के घर से क्या बनेगी? राजगृह। राजगृह के अंदर क्या हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरे नंबर पर आपके राजगृह के अंदर ओतोगिर, लेकिन उसका उस टाइम शासनकाल किसका चलने लगा था? ये चीज बताओ। पहली बौद्ध संगीति हम लोगों ने ये तो देख लिया राजगृह के अंदर हुई थी, लेकिन किसके टाइम पर हुई थी ये तो बताओ। बहुत बढ़िया भाई।
देखो भाई, तो पहली बोध संगीति आपके कहां पर, राजगृह यानी राजा के घर में। और राजा के घर में क्या है, कहीं से भी कोई भी शत्रु आ सकता है, यानी अजात शत्रु उस टाइम यहां पर शासनकाल होता था, यानी अजात शत्रु के टाइम पर। ठीक है, अब क्या बोले राजा ने, बोले यार मेरा आड़त हमने बोध संगीति कर दी, ठीक है, बहुत खर्चा हो गया, अब की बार मेरे यहां पर मत करना। ठीक है, तो अब की बार विशाल स्तर के ऊपर गांव के अंदर ही करना। तो विशाल से क्या बनेगा, वैशाली, वैशाली के अंदर हमारी दूसरी बोध संगीति हुई। ठीक है, और यहां पर जो अशोक था वो काले रंग का था, यानी काला अशोक, काला अशोक के टाइम पर हुई। तीसरे नंबर पर एक काला हट जाएगा, नॉर्मल अशोक, अशोक बच जाएगा, अशोक के टाइम पर हुई। और कहां पर हुई, नु बोले भाई अब की बार तो हमारी भी पाटली, भाई काल तो गांव गांव में भी करवाण का ब्योत नहीं है, यानी पाटलिपुत्र के अंदर हमारे पास तीसरी हुई। चौथी कहां पर हुई, चौथी आपकी कुंडलवन के अंदर हुई। और किसके टाइम पर हुई, आपके कनिष्क के टाइम पर हुई। इसको कैसे याद रखोगे, चौथे नंबर पर तो क्या आखिरी में कानों के अंदर कुंडल डाल के हम लोग जंगल के अंदर चले गए। ओके जी, चीज भी हमारे से चारों बोध संगीत याद रखना है। कनिष्क के टाइम पर चौथी बोध संगीत हुई थी, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। आगे चलते हैं, दिल्ली में लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, शाहजहां ने आपका ताजमहल बनवाया था। ऐसे टुच्चे प्रश्न भी पूछ ले हुए हैं। ओके जी, अगला प्रश्न, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त बड़ा अच्छा प्रश्न है। 3-4 टाइप की प्रणाली चलाई थी, किसके द्वारा, एक कार्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, कार्नवालिस नहीं, क्या है आपसे कार्नवालिस से पूछा, कार्नवालिस से बनेगा कार। कार का मतलब हो गया आईएएस आईपीएस। आईएएस आईपीएस किससे आते हैं, कार से आते हैं। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले सिविल सर्विसेज की शुरुआत है भारत के अंदर किसके द्वारा करी गई थी, तो आप लोगों की कार्नवालिस के द्वारा ही क्या भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी गई थी। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। और इसी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, एक स्थायी बंदोबस्त थी, एक रेतवाड़ी प्रथा थी। ठीक है, 3-4 प्रथाएं चली थी। प्रथाएं थी क्या, जैसे स्थायी बंदोबस्त के अंदर ऐसे था, जैसे मान लिया कि मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूं। ठीक है, मेरे अधीन बहुत सारे छोटे छोटे किसान हो जाएंगे। ठीक है, उन सारे किसानों से मैं टैक्स वसूल लूंगा। ठीक है, जितना भी लगान लगता था वो सारा टैक्स वसूल के सरकार को जमा करवाना मेरा कर्तव्य है, चाहे फसल अच्छी हो चाहे ना हो, चाहे मुझे मेरे घर से भरना पड़े, लेकिन वो सारा टैक्स इकट्ठा करके सरकार को जमा करवाना मेरा कर्तव्य होगा। यह स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी। फिर रेतवाड़ी प्रणाली थी, इस टाइप से 2-3 प्रणालियां थी, सारी कार्नवालिस के द्वारा शुरू करी गई थी। ओके जी, आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या आर्य समाज की आपकी स्थापना करी गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा भी दिया गया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। इसके अलावा इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, बुक का नाम था जी सत्यार्थ प्रकाश। ये इनकी बुक का नाम था, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। ओके जी, फैक्ट भी हमारा समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आप लोगों से बात कर ली जाए, राजा राम मोहन राय है भाई, RRR, इनके द्वारा क्या कुछ कराया गया था। पहली बात तो सती प्रथा के ऊपर जो बैन है वो लगवाने में इन्होंने बहुत ज्यादा सहायता करी। सती प्रथा पर बैन लगवाने में इन्होंने सहायता करी। ठीक है, किसके टाइम पर सती प्रथा के ऊपर बैन लगा था, तो आपका विलियम बेंटिक। कैसे याद रखो, बेंटिक का मतलब बैन। ठीक है, यानी बेंटिक के टाइम पर बैन लगा था राजा राम मोहन राय के प्रयासों की वजह से। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता। राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संगठन की स्थापना करी गई, जैसे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई, तो इनके द्वारा किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, आपके राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला आता हमारे पास महात्मा गांधी द्वारा 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो अगर हम लोग आंदोलन की बात करें तो साल 1942 के अंदर क्या भारत छोड़ो आंदोलन हमारा शुरू किया गया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गया। असहयोग आंदोलन खत्म किया था 1922 के अंदर, जो चोरी चोरा कांड हुआ था आपका। ठीक है, चोरी चोरा कांड यूपी के अंदर, तो वहां पर क्या है, इसी कांड की वजह से क्या है, असहयोग आंदोलन आपका कैंसिल हो गया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दांडी मार्च भी हम लोग बोल देते हैं। ये कब 1930 के अंदर आपका स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च 1930 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके दौरान क्या था, महात्मा गांधी जी क्या है, इसको नमक सत्याग्रह भी बोल देते हैं। महात्मा गांधी जी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर क्या है, हाथ में पतीला लेके और एक गैस सिलेंडर लेके समुद्र के किनारे पे जाके ऐसे बोले मैं नमक बना के तरह नमक कानून तोड़ूंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने एक रूल बना रखा था कि कोई भी आम भारतीय है वो नमक नहीं बना सकता, सिर्फ सरकार ही नमक बना सकती है समुद्र के पानी से। ओके जी, आगे चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में गायत्री मंत्र पाया जाता है, गायत्री मंत्र किसके अंदर पाया जाता है, सभी को पता है। ये प्रश्न भी अगर कोई गलत करता तो भाई उसका पतन निश्चित है, उसको किसी चीज का पता ही नहीं है, समझ लो फिर तो।
ऋग्वेद ऋग्वेद ऋग्वेद, शाबाश, सबका बिल्कुल सही है भाई। ऋग्वेद के अंदर ही क्या हमको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा किधर गया, ऋग्वेद, सी करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। अगला आता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। देख लो भाई कैसे टूचे टूचे प्रश्न पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से पूछ लेगा बौद्ध धर्म जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे हैं महावीर स्वामी ठोक्यावा है, लेकिन इसके संस्थापक ऋषभ देव होया करते थे। कौन थे, ऋषभ देव इसके संस्थापक होया करते। महावीर स्वामी तो इसके कौन से थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्या थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, और इनका सिंबल होता था सिंह यानी कि शेर, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना, गलती मत करके आना। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, नालंदा था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पर आपका बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी आपने बात भी करी थी, बिल्कुल सही है जी। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा भाई, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट या पाणिनि। बताओ भाई अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चाणक्य के द्वारा क्या है, अर्थशास्त्र की रचना करी। और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम का आपका प्रधानमंत्री होता था चाणक्य। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। कालिदास के द्वारा मेघदूत है, वो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, किसका था बाणभट्ट, आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। पाणिनि कौन सा, संस्कृत का मेन कवि था, बहुत ज्यादा फेमस। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर वर्सेस जयमू के बीच में 1556 के अंदर हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले पानीपत का तीसरा युद्ध ये किसके बीच में था, ये आपका 1761 के अंदर हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, तीनों युद्ध के अंदर कौन जीते थे, मुगल जीते थे भाई। ओके जी, फैक्ट भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया भाई, यहां से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। अब मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका शासन शुरू हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, कैसे याद रखोगे, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद क्या है, अंग्रेज सरकार ऐसे बोली भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का कुछ भी नहीं है, सारा शासन काल अब हमको संभालना पड़ेगा, हमारे अंडर लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या, फिर आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, जिसके तहत जो आपका पहले गवर्नर का पद होता था, उस गवर्नर के पद को क्या है, उस गवर्नर के पद को वॉइसरॉय के पद से है तब्दील कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर के पद को वॉइसरॉय का पद घोषित कर दिया। और भारत का पहला वॉइसरॉय अगर आप लोगों से पूछ ले तो कौन था, कैनिंग था, वो भारत का पहला वॉइसरॉय था। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। आगे चलते हैं। भारत के महान वृद्ध पुरुष के रूप में किसे जाना, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादाजी तो हमारे क्या होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को क्या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, ठीक है जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ये प्रश्न पूछा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका, 13 अप्रैल 1919 को क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था जी, क्योंकि 1919 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा रोल्ट एक्ट नाम का एक अधिनियम लेके आया, अंग्रेज रोल्ट एक्ट नाम का एक अधिनियम लेके आए थे, जिसको हम लोग काला कानून भी बोल देते हैं। उस अधिनियम के तहत क्या था, बिना वकील बिना दलील का यह कानून था, यानी अंग्रेज जिसको जब चाहे जब मर्जी से उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल सकते थे, ठीक है। उसके विरोध के अंदर ये लोग क्या 13 अप्रैल 1919 को क्या है जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे थे। वहां पर जनरल डायर था, डायर ने फेर दिया सबके ऊपर टायर, उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे और बूढ़े हैं वो मारे गए, महिलाएं भी मारी गई, ठीक है। जिसके बाद एक हंटर आयोग आपसे पूछ लिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, ठीक है। हालांकि उसके बाद जांच के अंदर उसको दोषी पाया गया, वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, कुछ ज्यादा कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था साल 1920 के अंदर। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, प्रश्न पूछा गया। माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो माउंटबेटन क्या था आपका, कैसे रखो, माउंटबेटन बड़ा सारा माउंट था, ठीक है। इसी पहाड़ ने क्या भारत पाकिस्तान को अलग करने का काम करा था, और यही क्या था आपका पहला गवर्नर था। अगर आपसे बोले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय की बात करें तो सी राजगोपालचारी। दोनों के अंदर डिफरेंस है, फर्स्ट भारतीय पूछ ले होगा तो राजगोपालचारी, और नॉर्मल पूछ लेगा तो माउंटबेटन। ओके जी, चीज समझ आ गई। पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, पहले राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किस देश के अंदर किया गया था, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो आजाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है वो आपका कहां पर, सिंगापुर के अंदर क्या है, इस फौज का आपका पुनर्गठन यानी दोबारा से गठन आपका किया गया था, ठीक है। इसकी मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बैच के अंदर जो मैंने क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर भी ली थी, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बता रखी कैसे क्या कुछ मामला आया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इतनी क्रांति करी थी जिसका मतलब आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते मेरे भाई।
बिल्कुल बिल्कुल। चले आगे, चलो जी। मगध में बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन होना है? बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? आपका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये मगध ये कब आए थे? ये हम लोगों ने बात कर रखी है। 16 क्या थे हमारे पास? 16 पुराने समय के अंदर 16 याद करो। ये अलग अलग वंश थे, मगध साम्राज्य, ये अलग अलग जनपद होते थे पुराने टाइम के अंदर, याद करो। हस्तिनापुर, ठीक है, मगध, और ये आपके इंद्रप्रस्थ, ये सारे उसी टाइम के 16 के 16 महाजनपद बोलते हैं इनको। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाए अजातशत्रु। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा करी गई थी। वो तो नॉर्मल होम रूल लीग थी। अब इसके अंदर से बताओ कौन सा आएगा? भारतीय होम रूल की अगर हम लोग बात करें, वेरी गुड, श्यामजी किशन, श्यामजी किशन, श्यामजी किशन, सबका बिल्कुल सही है। श्यामजी किशन वर्मा के द्वारा क्या भारतीय होम रूल लीग, दोनों के अंदर फर्क है। अगर नॉर्मल होम रूल लीग की बात करें तो 1916 के अंदर किसके द्वारा करी गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर है कार्रवाई बिठा दी थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना होम स्थापित कर दिया था, इस तरीके से याद रख लो, एनी बेसेंट के द्वारा। ओके जी। और ये इसका होम रूल जो लीग थी, इसका मेन हेडक्वार्टर कहां पर था? अमेरिका के अंदर होता था। और अगर भारतीय होम रूल की बात करेंगे तो श्यामजी किशन वर्मा, इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। आगे चलते हैं। मोखरियों ने उत्तरवर्ती गुप्तों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण करी थी? बताओ भाई। मोखरी वंश के वही शासक आगे, उन्हीं की फिर बात आ गई। कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसने कहा कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? 4 इतिहासकार हैं, इनमें से कौन सा इतिहासकार था? तो चरक संहिता, आप लोगों ने देखा चरक संहिता क्या आपके इलाज से रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है चरक संहिता, तो चरक की तो कहेगा ये बात है। ओके जी, आगे चलते हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या? सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, स्तुदरी स्तुदरी स्तुदरी, सबका बिल्कुल सही है। स्तुदरी क्या? से सतलुज से स्तुदरी, ये इनका वैदिक नाम होता था। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन होया करता? जिस टाइम 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन होता था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। बहुत बढ़िया, कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, सब बिल्कुल सही। कैनिंग ही उस टाइम गवर्नर जनरल था। और यही गवर्नर जनरल का पद जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया तो गवर्नर जनरल का पद किसके अंदर तब्दील हो गया था? वॉयसरॉय के पद के अंदर ये आपका तब्दील हो गया था। ओके जी, चीज भी हमारे सामने। करजन के टाइम पर आपका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, ठीक है। रिपन ने रिबन काटा था 1881 के अंदर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का काम कराया था। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है उसको कैंसिल करने का काम भी इसी के द्वारा कराया गया था। ओके जी, ठीक है। डलहौजी और डल होया करता, इसी के टाइम पर भारत के अंदर रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी। रेलवे की स्टार्टिंग, डाक टिकटें हैं उसकी भी स्टार्टिंग किसके द्वारा? इसी के द्वारा हुई थी, डाक पोस्ट ऑफिस की शुरुआत, ठीक है। इसके अलावा डलहौजी के टाइम पर ये रेलवे, पहली जो ट्रेन थी आपकी बंबई से ठाणे तक चली थी, वो भी इसी के टाइम पर हुई थी, बंबई से ठाणे, ठीक है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। तो डलहौजी ने इसी के द्वारा फोन लाइन वगैरह, फोन वगैरह की भी शुरुआत इसी के टाइम पर भारत के अंदर करी गई थी। ओके जी, आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन भाषाओं के अंदर लिखे गए थे? तो अशोक के अभिलेख मेनली प्राकृत और पाली, इन 2 भाषाओं के अंदर मेनली आपके लिखे गए थे। ओके जी, अगला फैक्ट है। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बताओ। बंगाल का विभाजन मैंने आप लोगों को बताया था साल 1911 के अंदर क्या है आपका, जिस टाइम भारत के अंदर कौन, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का महाराजा आया था, उस टाइम पर क्या बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। और बंगाल का विभाजन हुआ कब था? 1905 के अंदर। कांग्रेस का विभाजन पूछ ले तो गरम दल नरम दल 1907 के अंदर। और कांग्रेस का विभाजन रद्द कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर। 1919 के अंदर क्या था आपका? रोल्ट एक्ट हुआ था, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? बताओ भाई। बहिष्कृत हितकारिणी यानी जो अपने हितों का बहिष्कार करने का काम करे, ऐसी सभा की स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनके द्वारा आप लोगों की सभा की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसने घोषित किया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर किसके द्वारा घोषित कराया गया था? लिन लिथगो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। जिसको कैसे याद रखोगे? अगस्त से मतलब हो गया अगना, अगना, लिन से बन गया लींड, ठीक है। जब आप लोग अगते तो अगते से क्या आपका लींड आता, यानी लिन लिथगो के द्वारा क्या अगस्त प्रस्ताव आप लोगों का आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली होता था। लॉर्ड जेटलैंड भारतीय संवैधानिक सुधारों में किस घटना से जुड़े? बताओ कौन सी घटना के तहत है? जेटलैंड है भारत के अंदर जुड़ गया था, तो किसके तहत? आपके जो गोलमेज सम्मेलन होते थे उसके तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो साइमन कमीशन 6 से 7 जने, इसके अंदर 7 लोग थे साइमन कमीशन के अंदर। 7 के 7 आपके इंग्लैंड के थे, एक भी भारतीय नागरिक नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध होता था, ठीक है। सर जॉन साइमन इसका ऐड था। कौन था? सर जॉन साइमन इसका ऐड था। और ये साइमन कमीशन भारत के अंदर सारे में 7 होगा। 1927 के अंदर इसका गठन हुआ। भारत के अंदर आने में कम से कम 1 साल तो लगेगा।
1928 के अंदर ये भारत में आया, ठीक है, और उस टाइम इसका पूर्ण जोर तरीके से इसका क्या है विरोध हुआ, ठीक है, और इसीलिए क्या फिर आपका लाठीचार्ज हुआ, और उसी लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु की, वो लठ इनका माथा में लग गया डायरेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऋग्वेद में वर्णित नहीं है? 4 नदी दे रखी, कौन सी नदी का वर्णन आपका ऋग्वेद के अंदर नहीं किया गया? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बताओ फटाफट सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सरस्वती नहीं भाई, कृष्णा आएगा। कृष्णा नदी का ऋग्वेद में कोई वर्णन नहीं, सरस्वती यमुना सिंधु का है। आगे चलते, 1919 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, बिल्कुल सिंपल से, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं। अगला, हर्यक वंश के किस शासक ने मगध का विस्तार कौशल और वत्सक किया? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, हर्यक वंश का कौन सा शासक था जिसने यहां तक इसका विस्तार करना? तो हर्यक वंश का मेन संस्थापक था, उसका नाम था बिंबिसार। सार का उल्टा बन गया जार, जार, ठीक है। हर्यक से बन गया हर एक, हरेक से बढ़िया हरेक, यानी जो हर एक नारी पर जारी मारे वो क्या हो गया आपका बिंबिसार, ठीक है। इसका बेटा था, इसी का शत्रु था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर डी करेगा। अजात शत्रु ने क्या है हर्यक वंश का आगे तक फैलाने का काम किया था। ओके जी, आगे चलते हैं। कौन सा वेद मुख्यतः जादू टोना और मंत्र, जादू टोना मंत्र मैंने बोला था ना पक्का, जादू टोना और मंत्र का क्या अर्थ होता है? नहीं पता जी, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा? प्रार्थना आप लोग कैसे करते हो? पूरी अपनी आत्मा के साथ क्या आप लोग प्रार्थना करते हैं, यानी आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, प्रार्थना समाज, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला था पूना पैक्ट 1932 किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। इसके अंदर क्या था मेनली, आप लोग क्या है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन लोगों को भी आप लोग समाज के अंदर या फिर आगे जो भी इलेक्शन होते हैं उनके अंदर आप लोग सीट उनके लिए अलग से रिजर्व करो, यही आप लोगों का पूना पैक्ट था। गांधी और अंबेडकर के बीच में था, जेल के अंदर जाके साइन मारे गए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो उस टाइम टोटल कितने 16 महाजनपद होया करते, मैंने अभी आप लोगों को बताया था 16 महाजनपद थे, ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारे पास, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? साल 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था, सबको पता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन आया था, उस भारत छोड़ो आंदोलन को शांत करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, इसी के विरोध के अंदर आपका हुआ था। ओके जी, अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य शासक कौन था? पहले ही बता रहे क्या, भृदरथ पूरा रथ सोना का भर के ले गया। इसी के बाद क्या आपका सुंग वंश की आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग ने इसका चक्कू को मार दिया था, सुंग वंश की आपकी स्थापना हुई। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? देवसरापी ने अभी आपने बात करी थी, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। तो ये थे आपके हिस्ट्री के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। लगभग मैंने आपको मोटी मोटी रिवीजन करवा दी है हिस्ट्री की, ठीक है। इसके अंदर से एंशिएंट हो, चाहे मेडिवियल हो, चाहे मॉडर्न हो, लगभग अपनी रिवीजन हो चुकी है, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी डीप करनी है तो अपनी ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर अपने सारे गर्म टॉपिक वगैरह चलने लग रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट के अंदर बाकी बची हुई क्लास भी देख सकते हो। मतलब कि मैंने आपको कुछ PYQ के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, ठीक है, कुछ आपको MCQ सेट भी करवा रखे, तो आप उनको भी जरूर करना, उससे भी आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। एग्जाम के अंदर आपका अच्छा पेपर, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन पर्सनल PDF आपको अपने टेलीग्राम पे ऊपर मिल जाएगी।